देखिएगा कि हमारा जो परावर्तन दो तरह का होगा, रेगुलर और डिफ्यूज। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग जो बोलते हैं नियमित परावर्तन, और इसको बोलते हैं अनियमित और या फिर मिश्रित परावर्तन। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा कि ये दोनों होता क्या, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई समतल पृष्ठ, अगर समतल दर्पण से परावर्तन हो या समतल पृष्ठ से परावर्तन हो तो उसे हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, यानी नियमित कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये बहुत सारे जो है समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो परावर्तन के बाद ये जो है एक दूसरे के समांतर ही जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इस तरह के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। जबकि अगर अनियमित पृष्ठ से, है ना, रुखरे पृष्ठ से अगर परावर्तन हो रहा हो तो समांतर प्रकाश की किरणें तो आएंगी, ठीक ना, लेकिन परावर्तन के बाद वह क्या होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कट जाएगा, या फिर दिशा जो होगा इसका अलग अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है परावर्तन के नियम का पालन नहीं करेगा, यह भी जो है परावर्तन के नियम को पालन करता है। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि वैसा परावर्तन जो समतल पृष्ठ से होता है तथा जिसमें समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समांतर ही रहती है, नियमित परावर्तन कहलाता है। जिसमें समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समानांतर के लिए समांतर ही कर देते हैं, समांतर रहते हैं नियमित परावर्तन कहलाता है। और इसमें क्या होगा, ऐसा परावर्तन जो होगा वक्र पृष्ठ से होगा या अनियमित सतह से होता है, ठीक ना। ऐसा परावर्तन अनियमित सतह या वक्र पृष्ठ, वक्र बोलना सही नहीं है, उबड़ खाबड़ पृष्ठ से होता है, ठीक ना। इसमें जो है समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है। इसमें समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है। मिश्रित परावर्तन कहलाता है। ठीक है। अब देखोगे कि ये दोनों जो होगा परावर्तन के नियम को, मतलब चाहे वो नियमित परावर्तन हो या अनियमित परावर्तन हो, दोनों जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। साथ ही साथ जो अगर मान लेते हैं कि ऐसी वस्तु जो कुछ घर में अंधेरे में रहती है, जहां पर प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती है सीधी, तो वहां भी हम लोग जो है वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि वह जो होता है क्रिया जो कि हम लोग अंधेरे में या फिर दिन के समय में कहीं पर भी बेड के नीचे जहां पर प्रकाश नहीं जाती है, लेकिन हम लोग जो है नीचे के सामान को क्या करते हैं, देख पाते हैं, वह होता है विस्तृत परावर्तन के कारण। क्योंकि विभिन्न दिशाओं में प्रकाश को क्या करता है, उबड़ खाबड़ सतह है, तो वह जो है क्या करता है, विभिन्न दिशाओं में भेज देता है, और परावर्तन के बाद जहां जहां करता है वहां से हम लोगों को दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे यही रूम है, ठीक ना, इस रूम में क्या है कि लाइट वहां पे है, ठीक है, तो वस्तु पर यहाँ पड़ा, ठीक ना, इस दीवार पे पड़ा, फिर इस पे पड़ रहा है, फिर इस बेंच पे पड़ रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर से जो परावर्तित होगा, जो परावर्तित किरणें आएगी अलग अलग दिशा से आ रही है।
अलग अलग दिशा से आएगी और समांतर, भले ही समांतर पृष्ठ है लेकिन उसमें जो है हमारा जो दीवार होगा वो हल्का ऊबड़ खाबड़ है, उसका बनावट कहीं ना कहीं ऊबड़ खाबड़ है। तो उससे क्या होता है कि वो विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाती है। विभिन्न दिशाओं में मुड़ने के कारण जो होती है, जो बेंच के नीचे या टेबल के नीचे कोने में जहां प्रकाश नहीं पहुंचती है, ठीक ना, वहां विस्तृत प्रकाश पहुंचती है और हम लोग जो है उस वस्तु को जो कोने में रखी हुए है या नीचे कहीं पर रखी हुई है उसको हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, ये विस्तृत प्रकाश के कारण होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों समझ में आ गया ना। नियमित परावर्तन में क्या होगा, प्रकाश जो है समांतर, जो आपतित किरणें होगी वो समांतर ही परावर्तित होती है, ठीक ना। इसमें जो होगा, यह जो होता है समतल पृष्ठ से होता है, ठीक ना। अगर पॉइंट लिखना है तो वैसा परावर्तन जो समतल पृष्ठ से होता है क्या कहलाएगा, रेगुलर कहलाएगा। और ये दूसरा पॉइंट लिख लेना कि इसमें समांतर प्रकाश की किरणें, इसमें समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद समांतर रहती हैं और अनियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो देखोगे कि जितना ये जो है, अगर मान लेते हैं समतल दर्पण है तो इसमें जो है हम लोगों का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है ना, तो उतना ही दूरी पर जो है इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा, ठीक ना। इसमें देखोगे कि ये इस पर पाएगा तो इसी पर लौट जाएगा, तो इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ तक आएगा। एक किरण और देखते हैं, 2 किरण रहेगा, ठीक ना। इसको जो है हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, परावर्तन के बाद जो है ये ऐसे गया और फिर जो है, ठीक ना, परावर्तन के बाद ऐसे गया, ठीक ना। तो जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यह हमें जो है, ठीक ना, तो यह वस्तु जो है हम लोगों को इस जगह पर दिखाई देगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखो तो परावर्तित किरण जो है दर्पण के पीछे इस जगह पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक ना, या फिर वहां से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जब प्रतीत होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनेगा तो फिर वह जो है उतना ही पीछे, समतल दर्पण में उतना ही पीछे बनता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा बनेगा उसका प्रतिबिंब, ठीक है। और यहाँ पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, पार्श्व परिवर्तन जो है वैसा परिवर्तन है जिसमें कि क्या होता है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का दायां भाग या फिर कह सकते हो वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होगा दर्पण में, और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग होगा, ठीक ना। जब हम लोग आईना देखते हैं तो इस भाग, यह भाग जो है इस भाग में दिखाई देता है, यह भाग इस भाग में दिखाई देता है, सीधा सीधा दिखाई देता है, ठीक ना। तो इसमें अब मान लेते हैं कि तुम अगर ऐसे हो खड़े हो तो हम लोगों का जो है राइट हैंड जो है देखो बदल जाता है, दायां भाग हमारा उल्टा होता है और बायां भाग इस साइड रहता है उल्टा में। लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा दायां भाग है वो इस साइड बन रहा है बाएं भाग में, और बायां भाग जो होगा दाएं भाग में बन रहा है। नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। जैसे मान लेते हैं कि ये, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो है यहां हम लोग, ये दर्पण है हमारा, तो दर्पण में जो है हमारा जो होगा, अगर हम लोग कोई अक्षर ही ले लेते हैं, अक्षर ले लेते हैं, जैसे एम्बुलेंस में देखते हो, एम्बुलेंस में उल्टा दिखाई देता है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर एम। एम हमारा जो होगा ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर इसका जो है बायां और दायां देखोगे तो ये हुआ हमारा दायां, दायां हुआ, और ये भाग हुआ हमारा बायां, हुआ ना। लेकिन इसका जब इमेज देखोगे तो यहाँ पहले एम बनेगा, फिर आई बनेगा और फिर ए बनेगा। तो ये हो गया तुम्हारा दायां और ये हो गया बायां। इसमें हमारा कोई उल्टा वाला नहीं था इसलिए दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब उल्टा वाला रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग आर को लें, आर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर दर्पण में प्रतिबिंब जो है ऐसे बनेगा, ये उलट जाता है, दायां का बायां, बायां का दायां, तो हमारा ऐसा बनता है। और इसमें चूंकि सब ऐसा ही अक्षर थे, ठीक ना, लेटर जो है हमारा इंग्लिश लेटर, तो ऐसा है कि उसका उल्टा होने पर भी वैसा ही बनता है, इसीलिए हमारा ऐसा आया, ठीक ना। कोई दिक्कत है? वही अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा होता क्या, ये हम ले लेते हैं एफ, ठीक ना, ये हुआ बायां हमारा, तो इसका कैसा बनेगा, यहां पी ऐसे बनेगा, फिर पी ऐसे बनेगा और फिर ए ऐसे बनेगा। सबका पार्श्व परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसमें जो है बायां भाग दायां और दायां भाग बायां तरफ बनता है। अगर ऐसा होगा
तो उसे हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसी पार्श्व परिवर्तन के कारण एम्बुलेंस में जो आगे की तरफ जो रहता है एम्बुलेंस में, तो हमारा एम्बुलेंस में इस टाइप से लिखा रहता है सामने में ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि जो है क्या हो कि जब आगे का जो ड्राइवर है गाड़ी का, वो अपने जो है जो साइड मिरर है उसमें, या जो रियर व्यू मिरर है आगे में जो लिख रहता है दर्पण, तो उसमें अगर देखे तो उसका जो है पार्श्व परिवर्तित वहां पर दिखाई दे। एम्बुलेंस के सामने में ऐसा लिखा रहता है उल्टा, ठीक ना, तो ये इसका जब सीधा दर्पण में जो है हम लोगों को ऐसा दिखाई देगा, तो यह जो है सीधा दिखाई देगा, तो सामने वाले ड्राइवर को पता चल जाएगा कि पीछे से जो है एम्बुलेंस आ रही है, तो वो पढ़ पाएगा, ठीक ना, तो वो एम्बुलेंस को जो है रास्ता दे देगा, ठीक ना। तो इसलिए जो है ये इस टाइप से जो है एम्बुलेंस के सामने में लिखा जाता है, ठीक ना, उल्टा, इसका दायां भाग बायां, बायां भाग दायां, मतलब ये पार्श्व परिवर्तित रूप ही जो है क्या होता है दर्पण ये एम्बुलेंस का लिखा जाता है एम्बुलेंस के ठीक सामने, ताकि जो है रियर व्यू मिरर या साइड मिरर में उसका पार्श्व परिवर्तित प्राप्त हो और वो जो सीधा हो जाएगा, और वहां पर जो है ड्राइवर जो होगा आगे वाले गाड़ी का, वो उसे पढ़ पाएगा और देख पाएगा कि हाँ पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, और उसे रास्ता देगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब जो है यहाँ पर देखिएगा कि इसमें जो पार्श्व परिवर्तन समझ में आ गया। प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी जो है उतनी ही होगी जितनी की दर्पण के आगे वस्तु की दूरी, जैसा यहाँ पर पीछे उतना ही दूरी पर है जितना की वस्तु इसके आगे है। ठीक, प्रतिबिंब के पीछे प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, ठीक ना। यदि कोई वस्तु भी वेग से गति कर रहा हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में 2 गुने वेग से जो है गति करेगा, ठीक ना, 2 गुना उसका वेग हो जाएगा। क्लियर है। और यदि हमें अपने शरीर को पूरा देखना है दर्पण में, ठीक ना, तो दर्पण का आकार जो होना चाहिए हमारे शरीर के आकार का आधा होना चाहिए। अगर 6 फीट का है तो 3 फीट का होना चाहिए, 7 फीट का है तो 3.5 फीट का होना चाहिए। तो जो तुम्हारा जो है वो ड्रेसिंग टेबल में जो रहता है दर्पण लगा हुआ, उसमें पूरा शरीर दिख सकता है, क्योंकि वो 3.5 फीट के आसपास का दर्पण होता है, क्योंकि 7 फीट से ज्यादा का आदमी तो होगा नहीं, ठीक ना, इसीलिए जो है पूरा शरीर देख सकते हैं हम। क्लियर है। और यदि दो दर्पण जो है अगर थीटा कोण पर झुका हुआ हो तो उस दोनों दर्पण से प्रतिबिंब की बनने की संख्या जो होगी 360/θ-1 होगा, ठीक ना। तो ये देखेंगे कि कैसे होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई 2 दर्पण जो है 90 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री पर झुका हुआ है। तो यहां पर अगर कोई वस्तु हो तो इसका एक प्रतिबिंब यहां प्राप्त होगा इस दर्पण में, एक प्रतिबिंब जो होगा इस दर्पण में प्राप्त होगा, और इस दोनों के कारण जो है एक प्रतिबिंब जो है यहां प्राप्त होगा। तो टोटल जो है 3 प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये तो वस्तु है, 4 नहीं 3 प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो अब यहाँ पर देखो 90 डिग्री था तो क्या हुआ, प्रतिबिंब की संख्या जो हो जाएगी 360/90 डिग्री -1, 9 4 जा 4 -1, यानी 3 प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है। और यदि मान लेते हैं कि अगर थीटा जो है कोण जो है थीटा जो है अगर मतलब दर्पण जो है 60 डिग्री पर झुका हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगी, प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी 360/6 -1, 6 यानी 5 प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक ना। उसी तरह से अगर 45 है तो और ज्यादा बनेगा नहीं। तो इस तरह से जो है हमारा जो है प्रतिबिंब की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, जितने होंगे उसके हिसाब से। ठीक है। अगर 2 दर्पण समांतर हो, ठीक ना, 2 दर्पण अगर समांतर हो तो उसमें थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक ना। और ये दर्पण दोनों समांतर है तो इसके बीच में थीटा का वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक ना। यहां पर कोई वस्तु रखते हैं तो इसके कारण इसमें जो है प्रतिबिंब यहां बना, और इसके कारण जो है यहां पर जो है यहां बना, जो बराबर दूरी पर बनेगा। अब जो है ये जो प्रतिबिंब बना, यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु हो गया, ठीक ना, और यह प्रतिबिंब जो बना इसके लिए वस्तु हो जाएगा। तो यह जो है फिर इधर बनेगा, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब जो है फिर इधर बनेगा। फिर ये वस्तु की तरफ बिहेव करेगा और इस तरह से बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे। जैसे सलून में जब जाते हैं या पार्लर वगैरह में क्या होता है कि दर्पण जो है दोनों तरफ लगा हुआ रहता है। तो अगर पार्लर या जो सलून है वो अगर छोटा भी है तो उसमें क्या होता है कि दिखता है कि बहुत सारे इमेजेस तुम्हारे दिख जाएंगे, उसमें प्रतिबिंबों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है, लगता है बहुत बड़ा है, ठीक ना।
उसी तरह से जो है ज्वेलर्स के दुकान में भी जो है उस तरह से जो है दर्पण लगा हुआ रहता है, लगता है कि बड़ा सा दुकान है, भव्य दुकान दिखेगा, ठीक ना। तो उस टाइप से है। अगर छोटा दुकान है ना ज्वेलर्स का तो वो दर्पण लगा देता है तो उसमें लगेगा कि उसका बड़ा सा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर मान लेते हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या यदि मतलब कि यदि समांतर हो, यदि दर्पण समांतर हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की संख्या बराबर जो हो जाएगा 360 डिग्री बाई 0 डिग्री और इन -1, तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, -1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होंगे हम लोग, समझ में आ गया। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है।